हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, भारत की व्यवस्था संघीय है, आपको पता है। तो दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल। संघीय और एक होती है एकात्मक। एकात्मक अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन में फॉलो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान में भी फॉलो होती है, चीन में भी होती है, फ्रांस में भी होती है। संघीय व्यवस्था भारत में तो है ही, भारत में इन दोनों का मिला जुला रूप है दरअसल। इसके अलावा संघीय व्यवस्था अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बात करें वहाँ पर रूस में है, स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों वर्ल्ड में पाई जाती है। भारत को इन दोनों का बैलेंस के आधार पर बनाया गया है। कुछ प्रावधान भारत में ऐसे हैं कि हमारे संविधान में जो संघीय की ओर इशारा करते हैं, कुछ एकात्मकता की ओर इशारा करते हैं। तो दोनों के बैलेंस पे टिका हुआ है भारतीय संविधान। अब हम दोनों रूपों को देख लेते हैं कि भारत के संविधान में संघीय विशेषताएं कौन कौन सी और एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पुराना जो संघीय व्यवस्था वाला संविधान है वो अमेरिका का संविधान माना जाता है। उसके बाद कनाडा का संविधान। अमेरिका में लगभग जब अमेरिका की क्रांति हुई थी तो लगभग 1783-1790 के आसपास के बीच, उसी समय 1787 के आसपास अमेरिका में संघीय व्यवस्था लाई गई। ब्रिटेन में लगभग 100 साल बाद, कनाडा में लगभग 100 साल बाद वहाँ पर लाई गई। और भारत के जो संघीय प्रारूप हैं, भारत की जो विशेषताएं संघीय है वो अमेरिका से कम मिलती है, कनाडा से ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है तो कनाडा से ली है। कनाडा में जैसे है अधिकतर प्रावधान ऐसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं भारत के संविधान की। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष, कोई समूह विशेष तो वो नहीं हो सकता। और संविधान सर्वोच्च है, इसी वजह से केंद्र और राज्य अपनी मनमानी कार्यवाही नहीं कर सकते। दोनों के लिए अलग अलग कानून दिए गए हैं। राज्य इन कानूनों, इन मुद्दों पर कानून बना सकता है। इस कार्य क्षेत्र में दोनों के लिए कार्य क्षेत्र डिसाइडेड है। बेसिकली राज्य के लिए ये फील्ड है जिसमें वो कार्य कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और केंद्र इसमें कर सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता है, ये संघीय प्रारूप में आता है। द्वैध व्यवस्था है। द्वैध व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार भी है हमारे पास और राज्य सरकार भी है। जैसे मैंने अभी बताया कि केंद्र अपने विषयों पर कार्य कर सकते हैं और राज्य अपने विषयों पर अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, स्वतंत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कठोर संविधान है। संविधान कठोर है, इसी वजह से संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। संसद आसानी से उसमें संशोधन करके ये खतरा नहीं बना सकती कि संसद केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दे, शक्तियों का केंद्रीकरण न हो जाए। तो इसलिए संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन बनाई गई है, वो भी संघीय प्रारूप में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। लोकसभा है निम्न सदन, उप सदन राज्यसभा है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे रहा है, तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसमें उसको खारिज कर सकती है, ऐसे नियम को जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या राज्यों की स्वायत्तता को जो संविधान में दी गई है उनका हनन कर रहा है।
इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद है उसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ प्रावधान जो संघीय बताते हैं हमारे संविधान को। अब यूनिटरी अगर हम देखें, एकात्मकता की इशारा करने वाले कौन से प्रावधान हैं? एकात्मकता के लिए अगर हम बात करें, एकल संविधान, संविधान सर्वोच्च तो है लेकिन एक है। अमेरिका में क्या है, राज्यों के लिए अलग से संविधान है, केंद्र के लिए अलग से, लेकिन यहाँ पर राज्यों को भी संविधान फॉलो करना है। इसके अलावा संविधान कुछ अर्थों में कठोर है, तो लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए अमेरिका के संविधान से देखा जाए तो फिर भी लचीला है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया उतनी कठोर नहीं है जितनी अमेरिका में दी गई है। तो संसद कई बार संशोधन कर सकती है उसमें आसानी से, विशेष बहुमत के द्वारा कर सकती है। तो कोई भी ऐसा कानून बना सकते हैं जो केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान करे। इसके अलावा अगर हम बात करें, न्यायपालिका है हमारे पास लेकिन वो एकीकृत है, एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात राज्यों से संबंधित कोई मामला भी उसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में अगर मामला जस्टिफाइड नहीं हो रहा है तो सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अलावा अगर हम बात करें एकात्मकता की ओर, एकल संविधान है, लचीला है संविधान, एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ कोई व्यक्ति देश का भी निवासी हो, जिस राज्य में रहता है उस राज्य का भी निवासी है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा विविधताओं को देखते हुए किया गया है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहे। जो भी हो, लेकिन संघीय व्यवस्था को तो ये जो बात है वो चोट पहुँचाती ही है, एकात्मकता की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा रहता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल प्रमुख राज्य का होता है लेकिन नियुक्ति उसकी राष्ट्रपति करेगा जो केंद्र का प्रमुख है। और साथ में एक बात ये भी है, कई बार आरोप यहाँ तक लगाया जाता है कि राज्यपाल को केंद्र का राज्य में एजेंट समझा जाता है, क्यों केंद्र के ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद उनकी सलाहकारी कार्य करता है। तो इससे भी जो राज्यों की स्वायत्ता है उस पर थोड़ा सा कमजोरी वहाँ पर उसकी नजर आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है राज्यों की स्वायत्ता पर। साथ में यहाँ पर एक बात और आती है कि राज्यपाल जो है वो इसी का पार्ट है कि विधेयक पर वीटो शक्ति, राज्य विधानमंडल ने अपने राज्य के लिए जो कुछ कानून बनाए हैं तो उनमें कुछ के संदर्भ में राज्यपाल उसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेज सकता है। अर्थात कानून राज्य से संबंधित बन रहा है लेकिन राष्ट्रपति की संस्तुति उसके लिए जरूरी है। और राष्ट्रपति को ये इतना अधिकार दिया गया है कि वो एक बार नहीं 2 बार उसको लंबित उस पर वीटो या उसको मना कर सकता है, खारिज कर सकता है ऐसे विधेयक को जो राज्य से संबंधित है। तो ये भी एकात्मकता की इशारा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीएससी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राज्यों के लिए भी सेवाएं हैं, स्टेट पीसीएस भी होती हैं, लेकिन यूपीएससी न केवल देश के लोगों के लिए, हर राज्य के लोगों के लिए भी है। जबकि उसका नियंत्रण ओवरऑल जो है, आपने डीओपीटी का नाम सुना होगा, वह केंद्र की संस्था है, नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन न केवल संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए भी चुनाव कराता है, जबकि नियुक्ति जो होगी उनकी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ऐसे ही कैग है, कैग जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, केवल केंद्र के खातों की, राज्यों के खातों की भी जाँच कर सकता है। तो इससे राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्ता है उस पर आघात पहुँचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि आपातकाल की स्थिति में तो अगर कोई वित्तीय आपातकाल है या फिर राष्ट्रपति शासन है या फिर 352 के अंतर्गत कोई आंतरिक उपद्रव या युद्ध अशांति की स्थिति है तो उसमें सारी शक्तियाँ केंद्र में समाहित हो जाती है, कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है संविधान में, सारी शक्तियाँ केंद्र में चली जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें संसद द्वारा विधि, संसद की जो विधि निर्माण शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि जो राज्य सूची के विषय हैं, कोई भी विषय है
अगर राष्ट्र हित का वो विषय है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये भी यहाँ पर एकात्मकता की ओर इशारा करने वाली बात है। तो ये चीजें एकात्मकता की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा हमने देखा संघीय प्रारूप में इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो इन दोनों के बैलेंस पर है। उसमें कुछ विशेषताएं एकात्मकता की ओर इशारा करते हैं, कुछ संघीय की ओर इशारा करती हैं। और हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है, अधिकतर प्रावधान में कनाडा से लिए गए हैं। तो आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।